आज हम सब जैसा जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो रसिया यूक्रेन वार, इसके ऊपर अमेरिका का स्टैंड, इसके साथ साथ पूरे यूरोप के स्टैंड के बारे में चर्चा कर रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये दिन पर दिन बहुत ख़राब होता जा रहा है, ख़ास तौर पर तब से जब से कि यूक्रेन ने भारत का जो सॉरी यूक्रेन ने रसिया का जो क्रीमिया के पास जो ब्रिज था उस पर अटैक किया। इसके बाद रूस का जो स्टैंड है वो काफ़ी सख्त होता दिख रहा है और आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि न्यूक्लियर वार का थ्रेट भी बना हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें इसकी जड़ को समझना होगा कि आखिर ये रसिया यूक्रेन वार जो है इसके अंदर अपडेट तो हम सब देखते रहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल व्हाट इज़ द मैटर। तो इस मैटर को समझने के लिए अभी हमारे स्क्रीन के सामने जो मैप दिखाई दे रहा है इसको समझना होगा। ये मैप है हमारा आज का रसिया। अब ये आज का जो रसिया है ये एक समय में ये जो बाकी में जो लाइट पिंक या लाइट रेड टाइप की जो कंट्रीज दिख रही हैं, जैसे ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये हमारा यूक्रेन, ये सारी की सारी कंट्रीज एक टाइम यूएसएसआर के पार्ट हुआ करती थी। यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो जाता है। उसके पहले ये पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और अभी जो कंट्रीज जो सामने आ रही हैं जिनके साथ कि इस तरह के मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जारी हैं, वो कंट्रीज हैं। एक तो रसिया को तो हम सब लोग जान ही रहे हैं। इसके बगल में यूक्रेन और ये है बॉर्डर, और इसी के आसपास जो यूक्रेन के जो 4 स्टेट्स या जो 4 पार्ट्स को रसिया ने लिबरेट कराने का दावा किया है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सोन और ये सब इसी रेंज में आते हैं। और ये यूक्रेन का लगभग 15% हिस्सा है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है क्रीमिया। इस क्रीमिया पर रसिया ने 2014 में ही अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। और ये है हमारा ब्लैक सी। और एक और कंट्री जो आजकल काफ़ी चर्चा में है दैट इज़ बेलारस। ये है बेलारस, रसिया से भी इसका बॉर्डर है, यूक्रेन से भी इसका बॉर्डर है। और विशेष तौर पर जिस चीज़ पर बात करने के लिए हम सभी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये पोर्शन है। अब इस पोर्शन में ऐसी क्या खास बात है? इस पोर्शन में खास बात है जो आपको आगे भी मालूम चलेगा, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये है रूस और ये है बेलारस, और ये जो कंट्री आप देख रहे हैं दिस इज पोलैंड। पोलैंड, ये है पोलैंड। और ये पोलैंड जो है ये आज के परिवेश में रसिया यूक्रेन वार के बीच में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूक्रेन को जो सप्लाईज वेस्टर्न कंट्रीज या फिर नाटो कंट्रीज की तरफ से दी जा रही हैं वो पोलैंड के पास से दी जा रही हैं। यानी कि पोलैंड जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, इसी बॉर्डर का यूज करके और पोलैंड के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज हथियार या जो भी वार में यूज होने वाले सामान है वो यूक्रेन को भेज रहे हैं। अब ये बेलारस के जो लीडर हैं इन्होंने इस बात को लेकर के व्लादिमीर पुतिन से कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट होने के बाद जो सिचुएशंस हैं वो और ज़्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जब हम यूएसएसआर के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात हम इसमें करने की कोशिश करेंगे स्टालिन लेनिन के बारे में। स्टालिन और लेनिन दोनों के बारे में। ये है जोसेफ स्टालिन और ये है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने 1917 के अंदर यूएसएसआर की बात की थी। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके पहले की बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स को लेकर के वहाँ पर अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है। और जो सोवियत विचारधारा है, जो या ये कहें कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, इसको लेकर के वहाँ पर एक गवर्नमेंट या जो भी लीडरशिप है उसकी स्थापना होती है। और यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का फॉर्मेशन किया जाता है इनके द्वारा,
व्लादिमीर लेनिन के द्वारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद 1917 में। इसके बाद ये इनका भी काफ़ी मतलब दबदबा रहा है पूरे वर्ल्ड में। एक टाइम पर इनको एक कठोर तानाशाह के रूप में, डिक्टेटर के रूप में, या सिंपली एक बहुत उग्र, बहुत ही एग्रेसिव लीडर के रूप में जाना जाता था, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते थे उस समय पर यूएसएसआर के। और ये हैं हमारे आज के रसिया के लीडर, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आज आज के समय में व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, बेलारस के जो लीडर हैं, जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। अब एक्चुअल में समस्या क्या है? तो समस्या हमें इस मैप के माध्यम से मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा? तो ये हम देख रहे हैं, दिस इज यूक्रेन, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये है बेलारस, और यहाँ पर है हमारा रसिया। ठीक है, यहाँ पर है हमारा रसिया। तो रसिया, यूक्रेन, बेलारस और ये पोलैंड, और असली विवाद का बढ़ता हुआ जो समस्या है, इस समस्या का जड़ है ये एरिया। क्यों? क्योंकि ये जो पोलैंड है, दिस इज ए नाटो कंट्री। पोलैंड इज ए नाटो कंट्री, और पोलैंड के आसपास के ये जितने भी देश हैं, ये छोटे छोटे देश हों जैसे चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारे के सारे नाटो कंट्रीज हैं। और ये पोलैंड बेचारा बीच में इसलिए फंस रहा है क्योंकि बेलारस रूस का एक समर्थन करने वाला देश है। रूस तो रूस खुद ही है। ये यूक्रेन जो नाटो की साइड जाना चाहता था, जिसकी वजह से कि आज ये सिचुएशन है, और ये है पोलैंड। अब एक्चुअली में वो क्या रहा है कि ये हैं बेलारस के लीडर, बेलारस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये काफ़ी माना जाता है कि ये प्रो रसिया लीडर हैं। ये पुतिन के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। और ये है हमारे नाटो का मैप। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पोलैंड है, और ये है यूक्रेन, और ये है रसिया, और ये है बेलारस। अब ये ब्लू कलर में जितने भी कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज नाटो कंट्रीज हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। और ये सारी की सारी कंट्रीज इस पोलैंड के इसी बॉर्डर के माध्यम से यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाई दे रही हैं। और ये बात बेलारस को क्यों दर्द दे रही है? इसलिए दर्द दे रही है क्योंकि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में भी ऐसा कहा जा रहा है कि पोलैंड ने भारी संख्या में मिलिट्री को खड़ा कर रखा है। सिर्फ पोलैंड नहीं नहीं बल्कि पूरी नाटो की जो फोर्सेज हैं, वो फोर्सेज आकर के यहाँ पर खड़ी हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेज अगर एक कंट्री के बॉर्डर पर आकर के खड़ी हो जाए, चाहे वो ऐसे ही खड़ी हो, लेकिन उस कंट्री के लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज द एरिया दैट वी कॉल क्रीमिया। और इसी के रिलेटेड में ये जो एक पतला सा दिख रहा है, और इसके कुछ पार्ट्स में जो ब्रिज था जिसको कि यूक्रेन ने बॉम्बिंग किया, उसके बाद रसिया का जो अटैक है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब यूक्रेन के जो पार्ट्स जो कि रसिया ने अपने कंट्रोल में लिया है वो ये है, जो आप देख रहे हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मैरियोपोल और खेरसोन। और क्रीमिया तो रसिया के कंट्रोल में 2014 से ही है। ये सब तो हमने आपको बता ही दिया। अब एक्चुअल में हम बात समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन जो था वो नाटो में मिलना चाहता था, जबकि रसिया चाहता था कि यूक्रेन नाटो में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आज जैसे बेलारस के बॉर्डर पर नाटो की फोर्सेज आ गई हैं, कल को ये फोर्सेज यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पर आकर के खड़ी हो जाती। और कोई भी कंट्री ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके बॉर्डर पर कोई बहुत हेवी मिलिट्री आकर के खड़ी हो जाए। ऐसा भारत के साथ भी होता है। जब कभी भारत का जो कश्मीर के पास जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, या फिर जो चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ पर जब भी इन दोनों कंट्रीज की फोर्सेस आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी टेंशन स्टार्ट हो जाता है।
तो अब इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मामला ज़्यादा गंभीर तब होता है जब यूक्रेन इस क्रीमिया ब्रिज के ऊपर अटैक करता है, बॉम्बिंग करता है, या फिर जिस भी माध्यम से इसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। उसके बाद अब देखिए होता क्या है कि सपोज कहीं दो कंट्रीज के बीच में अगर वार चल रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में उस वार का खर्च उठाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। रूस जैसा बड़ा देश जिस पर कि अमेरिका के कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, इन सैंक्शंस के बावजूद वो लगातार 7-8 महीने से वार के अंदर इन्वॉल्व है। उसके अपने लोग भी परेशान हैं, और यूक्रेन के लोग तो खैर वो तो मौत के ही कगार पर खड़े हैं। इस तरह के सिचुएशन में रसिया के लिए भी अब धीरे धीरे ये मुश्किल होता जाएगा कि वो वार को कैसे अफोर्ड करता है, क्योंकि वार लड़ना अपने आप में केवल मिलिट्री से नहीं होता, वहाँ पर आपको अपना इकोनॉमी भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वार लड़ते लड़ते हमारा सारा का सारा बिजनेस, हमारा सारा का सारा राजकोष ही खाली हो जाए। इसी चीज को बढ़ता हुआ देख करके रसिया बार बार ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कंसिडर करेंगे कि वार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, जापान की फोर्सेस हों या फिर और जो भी फोर्सेस हों। उसके बाद अमेरिका ने 2 बम ड्रॉप किए, न्यूक्लियर बम, एटम बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही बॉम्बिंग होती है, उसके बाद इतना खतरनाक और इतना विध्वंसक बॉम्ब रहता है। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। इन दोनों बॉम्ब के विध्वंस के कारण से क्या होता है कि जापान हथियार डाल देता है। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। अब लास्ट स्टेप पर क्यों हमें जाना पड़ रहा है, रसिया को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो यूक्रेन है, इसके कुछ क्षेत्र कब्जा करने के बाद नाटो जैसे जैसे यूक्रेन को सप्लाई दे दे रहा है, नाटो को में मैं आपको बता दूं कि जो भी कंट्रीज हैं उनके पास बहुत हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अमेरिका को तो सुपर पावर है, सभी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ फ्रांस, इसके साथ साथ यूके और भी बहुत सारे जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इन लोगों ने अपने बेस्ट वेपन्स जो इनके पास होते थे, वो सारे वेपन्स इन लोगों ने यूक्रेन को दिया है। अदरवाइज यूक्रेन की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो रसिया के साथ 7-8 महीने का वार लड़ सके। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में वास्तविकता में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो वार है वो एक्चुअली रसिया यूक्रेन वार नहीं है, बल्कि नाटो और रसिया के बीच का वार है। ऐसा बोल भी सकते हैं क्योंकि नाटो की फोर्सेस तो नहीं है, लेकिन नाटो की जो सप्लाईज हैं, जो आर्मी के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। जैसे कि रॉकेट लॉन्चर हो या फिर जो फाइटर प्लेन में जो लगने वाले मिसाइल्स हैं, वो सारे के सारे नाटो के माध्यम से, पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। अब एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है, यूक्रेन ने जो क्रीमिया ब्रिज था उसको ब्लास्ट कर दिया। उसको ब्लास्ट करने के बाद रसिया को ये बहुत खतरनाक बात और बहुत बुरी बात लगी, क्योंकि ये जो ब्रिज था 18-19 किलोमीटर का, इस ब्रिज का उद्घाटन खुद व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर ट्रक चला करके किया था। तो ये उनके लिए एक, उनके और उनके देश और उनके देश के लोगों के लिए एक स्वाभिमान पर उनका ये एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। जिसके बाद से कि उसके ठीक अगले दिन रसिया ने यूक्रेन का जो कीव वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर 2 घंटे के अंदर 70 से 80 मिसाइल अटैक्स किए। ये एग्रेशन था। रसिया ये एग्रेशन दिखा रहा था, क्योंकि इतने दिन से वार लड़ते लड़ते, सैंक्शंस को झेलते झेलते रसिया की जो इकोनॉमी है वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ही, उसका भी, उसके भी देश में परेशानी है। उसके ऊपर से ये क्रीमिया ब्रिज ये डायरेक्ट आघात था। तो इसको काउंटर करने के लिए कीव के ऊपर बहुत भयंकर बमबारी की गई है। कीव के ऊपर, ये है कीव। उसके साथ साथ ये जो पोलैंड है, बेलारस है और यूक्रेन का ये जो बॉर्डर है, इस पर लगातार मिलिट्री का जो बढ़ना है, इसके वजह से रसिया, बेलारस, पोलैंड, ये तीनों के तीनों मतलब काफ़ी डाउट में और काफ़ी परेशानी में है।
अब ऐसे सिचुएशन में जो ये कहा जा रहा है कि नाटो का होना इस वार के अंदर बिल्कुल ही नज़दीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये जो रसिया है और ये जो यूक्रेन है, ये बेलारस है, अगर किसी भी तरह से किसी भी तरह से इस पोलैंड पर इसके यहाँ पर जो मिलिट्री सप्लाईज जो यूक्रेन को दिया जा रहा है, अगर सिर्फ इसी को रोकने के लिए भी अगर गलती से भी पोलैंड पर अटैक हो जाता है, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो जाए, तो इसको नाटो कंट्रीज ये समझेंगी कि रसिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। इसके साथ साथ रसिया पोलैंड के माध्यम से नाटो पर भी अटैक कर रहा है। और नाटो के अंदर एक सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 5। अब इस आर्टिकल 5 के अंदर क्या है? आर्टिकल 5 के अंदर ये बात है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश के ऊपर कोई दूसरे देश ने अटैक किया, तो ये अटैक नाटो के सभी देशों पर माना जाएगा और सारे के सारे देश का जो मिलिट्री है वो इसको एक साथ काउंटर करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो अगर ये पोलैंड पर रूस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर बेलारस के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेलारस के भी जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, हालांकि ये बनते तो ये इलेक्शन से ही है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी अलग टाइप का ये इलेक्शन होता है। जितने भी अपोजिशन की जो लीडर हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है इलेक्शन के पहले ही। इस टाइप के ये लीडर हैं लुकाशेंको। अगर इनके माध्यम से भी रसिया ने पोलैंड पर कुछ भी किया तो फिर नाटो इन्वॉल्व हो जाएगा वार के अंदर, अगर आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है तब। आर्टिकल 5 आज तक सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट हुआ है, इसके बाद ज़्यादा बार एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये है पोलैंड और बेलारस और यूक्रेन के बीच में अभी का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इसी सिचुएशन पर टिका है कि इस बॉर्डर के ऊपर जो मिलिट्री सप्लाईज हैं, अगर इस सप्लाईज को रोक दिया जाता है तो यूक्रेन की जो स्थिति अभी जो नीचे जा रही है ये इतनी नीचे चली जाएगी कि यूक्रेन बिल्कुल वार नहीं लड़ पाएगा। और रूस अगर इस चीज़ को करने के लिए इस वाले पोर्शन में बॉम्बिंग कर दे या फिर कोई भी अटैक अपने या बेलारस के माध्यम से करे, तो नाटो के इन्वॉल्व होने का खतरा है। और हम सब जानते हैं कि नाटो में जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका है, मतलब कि यूएस है, यूके है, इन ये सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं। और जो अगर अंत उपाय, लास्ट उपाय अगर रसिया के पास न्यूक्लियर अटैक होता है, तो ये हम सब जानते हैं कि जिन कंट्रीज़ के पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी है, यानी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका जवाब देने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूएस, यूके, ये सारे के सारे कंट्रीज इस वार में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो कि एक न्यूक्लियर वार निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, बड़ी कंट्रीज मतलब कि नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो इन कंट्रीज को काउंटर करने के लिए रसिया निश्चित रूप से कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे कि वो कम समय में वार को ख़त्म कर सके, क्योंकि वार ऑलरेडी 7-8 महीने चल चुका है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम आज के डेट में ये वाला पोर्शन नहीं था जहाँ की 4 जो स्टेट को लिबरेट किया गया, ये आज के डेट में अब रूस के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह गया है जितना बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये क्षेत्र। क्योंकि अगर यहाँ पर पोलैंड के साथ कुछ भी होता है तो वो नाटो पर होगा, और नाटो के अंदर आर्टिकल 5 और इन सब चीज़ों की समस्या हमेशा से बनी होती है। तो ये आज अभी का सिचुएशन है जो कि रसिया यूक्रेन वार के वजह से नया उत्पन्न हो रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने समझाने का कोशिश किया। चूँकि मैं एक नया अभी यूट्यूबर हूँ, तो मैं एक एक्चुअली में स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैंने समझाने का कोशिश किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और विशेष तौर पर जो अभी रसिया यूक्रेन का जो मैटर है, इस पर मैं एक दो दिन के गैप पर वीडियोस लाता रहूँ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।